वेलकम बैक एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वेटनरी पैरासिटोलॉजी का जनरल पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो जनरल पैरासिटोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टर्म्स हैं पैरासाइट्स को लेके, हम उन्हें जल्दी जल्दी देख लेंगे और एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। जैसे कि पहला है एक्टोपैरासाइट, है ना। सिमिलरली एंडोपैरासाइट, अनदर टर्म है एक हाइपर पैरासाइट, obligate, facultative, similarly stenogenous, uregenous, monogenous, heterogeneous। इन पैरासाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो शरीर के बाहर होते हैं, लाइक इंसेक्ट्स, सारे इंसेक्ट्स हैं या टिक्स, माइट्स हैं, ये सब एराक्निड्स होते हैं। सिमिलरली एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, एग्जाम्पल है हेलमिन्थ्स और प्रोटोजोन। डिफिनीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि एंडोपैरासाइट्स क्या है। हाइपर पैरासाइट इम्पॉर्टेंट है कि ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो पैरासाइट के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल इसका इम्पॉर्टेंट है हंटेरेलस हुकेरी, ये टिक्स के ऊपर पैरासाइट है, मतलब ये पैरासाइट के पैरासाइट्स हैं। सिमिलरली एक और है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हिस्टोमोनास मिलियाग्रिडिस, जो रहता है हेट्रैकिस गैलिनेरम पे। तो ये इम्पोर्टेंट है, हिस्टोमोनास मिलियाग्रिडिस इन हेट्रैकिस गैलिनेरम, ये एग्जाम्पल है हाइपर पैरासाइट का। हाइपर पैरासाइट इसमें हिस्टोमोनास है। ऑब्लिगेट पैरासाइट की बात कर लें तो ऑब्लिगेट ऐसे होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट है, उसी में रहेंगे और वो भाग नहीं सकते। एग्जाम्पल मोस्टली हेलमिन्थ्स हैं। सिमिलरली प्रोटोजोन्स भी हैं। फैकल्टेटिव है कि बस फीडिंग करने आए, फिर जब मन हुआ फिर चले गए। एग्जाम्पल फ्लैश फ्लाई, इसको सर्कोफैगा इसका कॉमन नेम है फ्लैश फ्लाई। स्टीनोजीनस ऐसे होते हैं जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ होस्ट पे रहते हैं, और यूरिजिनस ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं या उस पे रहते हैं। स्टीनोजीनस का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एक जाइजेंटो कोटाइल एक्सप्लेनेटम। ये जाइजेंटो कोटाइल एक्सप्लेनेटम सिर्फ और सिर्फ बफलो में होता है। एक और याद कर सकते हैं कॉक्सीडिया। यूरिजिनस ऐसे पैरासाइट होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ होस्ट में डिजीज कॉज करते हैं। ये बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है इसका ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। ये ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई है कैटल, बफलो, शीप, गोट, हॉर्स, डॉग, पिग और इवन टाइगर, इन सब में मिल सकता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो है ट्रिकनेला स्पाइरलिस। मोनोजीनस की बात करते हैं तो इनका डायरेक्ट लाइफ साइकिल होता है, एक ही होस्ट में जीवन बिता देते हैं। हेट्रोजेनस ऐसा होता है जिनका इनडायरेक्ट
लाइफ साइकिल होता है। हेट्रोजीनियस के एग्जांपल देख लेते हैं। सारे के सारे जितने भी ऑल डाइजेनेटिक ट्रेमाटोड्स, और सेस्टोड्स में भी बस याद रखना है कि एक्सेप्ट हाइमेनोलेपिस को छोड़ के बाकी सारे सिस्टोड भी इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल वाले हैं। और देख लेते हैं तो फाइलेरियल वर्म्स हैं, सिमिलरली टंग वर्म है, ये सब। एक और लास्ट है स्पाइरोइड्स, स्पाइरोइड, स्पाइरोइड, ठीक है। तो ये हेट्रोजेनस है, यहाँ तक बहुत सारे टर्म्स हैं, ये बस याद होना चाहिए हल्का हल्का। डेफिनेशन की इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई क्या है, या जाइजेंटोकोटाइल एक्सप्लेनेटम किसको अफेक्ट करता है, और इन सब को बाद में फिर कहीं ना कहीं ये जब हम पढ़ेंगे अलग अलग, प्लेटी हेलमिंथिस को अलग से पढ़ेंगे, फ्लूक्स को कभी कुछ पढ़ेंगे, तो सेस्टोड अलग पढ़ेंगे, ट्रेमाटोड, तो कहीं ना कहीं ये आ ही जाएंगे, तब भी याद किया जा सकता है। अगला बात करते हैं हिस्टोजोइक, और एक होता है सीलोजोइक। हिस्टोजोइक ऐसा होता है जो विदिन सेल या टिश्यूज इसमें रहे तो वो हिस्टोजोइक है, लेकिन अगर ये रहते हैं कि लिव विद इन कैविटीज ऑफ बॉडी, अगर ये कैविटी में रहे तो सीलोजोइक है, और अगर सेल या टिश्यूज के अंदर रहे तो हिस्टोजोइक है। तो हिस्टोजोइक का एग्जाम्पल है कॉक्सीडिया, ये कहाँ होता है तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में होता है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। सीलोजोइक की बात करें तो जो भी एस्केरिड हैं, है ना, तो एस्केरिस स्वम की बात कर लेते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ पिग में होता है। और सिमिलरली एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस की बात कर लें, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होता है। टेम्पोररी पैरासाइट क्या होता है, इसी को टेम्पररी पैरासाइट को ही पीरियोडिक पैरासाइट भी बोल देते हैं। ये ऐसे पैरासाइट है जो आएंगे चले जाएंगे, या इन्हीं को माइक्रो प्रीडेटर भी बोलते हैं। माइक्रो प्रीडेटर एग्जाम्पल में आ जाएगा मॉस्किटो, या जो बर्ड्स होते हैं, ये टेम्पररी पैरासाइट होते हैं। अब एक और है जो इम्पोर्टेंट है, वो है स्यूडो पैरासाइट। स्यूडो पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जब हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में तो हमें लगता है ये पैरासाइट है, बट वो पैरासाइट है नहीं, तो ये आर्टिफैक्ट्स है, ये एयर बबल हो सकता है ना, तो आर्टिफैक्ट्स हैं। अगला है नेक्स्ट एबरेंट या इर्रेटिक। ये एबरेंट या इरेटिक इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि एबरेंट या इरेटिक पैरासाइट क्या होते हैं। तो ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो गलती से अनयूजुअल साइट पे पहुंच चुके हैं, जहां इन्हें प्रेजेंट होना था उससे अनयूजुअल साइट पे ये चले जाते हैं, तो इससे बोलते हैं हम इरेटिक या एबरेंट पैरासाइट। एग्जाम्पल है फैसियोला इन
देखिए फैसियोला को यहाँ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो फैसियोला लंग्स में चला जाए तो वो एबरेंट या इरेटिक पैरासाइट कहलाएगा, नॉर्मली नहीं कहलाएगा। एक और है, इसी से मिलता जुलता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल पैरासाइट, है ना। इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल क्या होता है कि ये था कि फैसियोला को रहना था लीवर में, बाइल डक्ट में, और ये यहाँ से चला जाता है लंग्स में, है ना। तो ये एबरेंट कहला गया, लेकिन गलती से ये ऐसे कोई दूसरा जहाँ जिसे होस्ट ही बदल दे, जैसे कि टॉक्सोकेरा कैनिस है, टॉक्सोकेरा कैनिस को होना चाहिए था डॉग में, लेकिन गलती से वो ह्यूमन में चला जाए, तो ये इनफेक्ट एबनॉर्मल होस्ट। बस इससे याद हो जाएगा कि इसमें साइट का एबनॉर्मलिटी है, इसमें होस्ट ही एबनॉर्मल है, गलती से दूसरे होस्ट में चला गया है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो टॉक्सोकेरा, इसमें जो है इंजेस्ट कर लेता है आदमी, तो लिखते हैं इंजेक्शन ऑफ टॉक्सोकेरा कैनिस एग्स इन मैन। अब टॉक्सोकेरा कैनिस के एग्स आदमी गलती से खा लिए और उसके कारण एक कंडीशन हो जाती है, उसको बोलते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा ना, विसरल लार्वा माइग्रेंस, वीएलएम बहुत फेमस है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल पैरासाइट का। एक और टर्म है पैरासिटोइड्स। पैरासिटोइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दैट लिव्स इन क्लोज एसोसिएशन विद इट होस्ट। मतलब पैरासाइट तो एक होते ही हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी होस्ट में रहेंगे तो सही। पैरासाइट की एक खूबी होती है कि वो अपने होस्ट को किल नहीं करता है, जिसके कारण वो भी जिंदा रहेगा, लेकिन ये इवेंचुअली लीड्स टू डेथ, डेथ ऑफ होस्ट। ये होस्ट को किल कर देंगे, है ना। तो इसे बोलते हैं, डिफाइन करते हैं कि मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन क्लोज एसोसिएशन। ये पैरासाइट से अलग है ना, पैरासिटोइड्स, इन क्लोज एसोसिएशन विद इट्स होस्ट at host expense and eventually leading या resulting to its death। मतलब पैरासाइट ऐसे होते हैं जो कितने भी दिन रहेंगे, होस्ट वीक हो जाएगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है, कमजोर हो सकता है, पर वो उसको डेथ नहीं करने देंगे, है ना। लेकिन ये पैरासिटोइड्स होते हैं जो उसका डेथ करा देंगे। एक और है इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले, है ना, प्रोटिलियन पैरासाइट। प्रोटिलियन पैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि इनमें से प्रोटिलियन पैरासाइट कौन है ना। सिमिलरली ये इनमें भी आ सकता है कि इनमें से एबरेंट कौन है, कब होगा, कौन हिस्टोजोइक है, कौन। तो इसको थोड़ा सा बस एग्जांपल्स के लिए देख लेना है, डिफाइन तो नहीं आता है, डिफिनेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। प्रोटिलियन पैरासाइट की बात करें तो ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जिसका इमेच्योर स्टेज जो है वो तो इन्फेक्टिव है, लेकिन अगर इसका मैच्योर हो जाता है, ये मैच्योर स्टेज हो जाता है, तो ये बिल्कुल डिजीज कॉज नहीं करता है, नॉन हार्मफुल है।
ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल आगे भी पढ़ेंगे तब ये और याद हो जाएगा, अभी बस याद कर लेना है। गैस्ट्रोफाइलस है, ये इमेच्योर स्टेज में इन्फेक्टिव है, और मैच्योर स्टेज हो जाते ही बिल्कुल इन्फेक्टिव नहीं है, ये नॉन हार्मफुल है। नेक्स्ट है मीजो पैरासाइट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है थोड़ा। मीजो पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल ओरिफिस है, जैसे कि कान होगा, है ना, तो इनमें रहेंगे। ये एक्सटर्नल ओरिफिस जो है यहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं कि प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ओरिफिस। एग्जाम्पल है जो भी मायासिस करने वाले होंगे ना, मोस्टली वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑरल, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा क्या है, बाई ओटोबियस मैग्निनी। ये जो ओटोबियस है, ये डॉग के ईयर में रहता है, और ये वहाँ पे मायासिस कॉज कर देता है। ये चूंकि ये ईयर कैनाल में रह रहा है, तो ना तो ये बॉडी के अंदर रह रहा है और ना ही बॉडी के बाहर कह सकते हैं इसको, है ना। तो इस टाइप के पैरासाइट को मीजो पैरासाइट बोला जाता है। अब थोड़ा सा ये लेक्चर अब सीरियसनेस की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसको बोल, अगला है नेक्स्ट ऑटो हेट्रोजेनस। ऑटो हेट्रोजेनस क्या होता है कि सेम इंडिविजुअल जो है, सेम इंडिविजुअल इस पैरासाइट के लिए डेफिनेटिव होस्ट भी होगा, और ये सेम इंटरमीडिएट होस्ट भी हो सकता है एक ही पैरासाइट के लिए, जैसे कि टीनिया सोलियम, जो कि मैन में होता है ना। तो मैन इंटरमीडिएट होस्ट भी हो सकता है, और मैन इसका डेफिनेटिव होस्ट भी हो सकता है। ओविपेरस ऐसे, और एक है ओवो विविपेरस, और एक टर्म है विविपेरस। ओविपेरस ऐसे पैरासाइट होते हैं जो ले करते हैं अन एम्ब्रियोनेटेड एग्स। ये ऐसे पैरासाइट हैं जो अन एम्ब्रियोनेटेड एग्स ले करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पूरे स्ट्रोंगोलॉइड्स, ये सारे जो होते हैं, जो स्ट्रोंगोलाइट्स अपन पढ़ेंगे निमेटोड्स में, ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स करते हैं, इसीलिए इनको ओविपेरस बोला जाता है। ओवोविविपेरस जो होते हैं, समझ में आ गया होगा कि ये ले करते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग्स, इनके एग्स में एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल स्पाइरोइड, स्पाइरोइड्स, यू स्पाइरोइड्स जो निमेटोड्स हैं, ये ओवोविविपेरस है। इंपॉर्टेंट विविपेरस है ना, कि ये विविपेरस ऐसे हैं जो वर्म, ये प्रोड्यूस तो एग ही करते हैं, ये एम्ब्रियोनेटेड एग ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं, ये एग हैच कर जाएंगे उनके ही बॉडी में। तो ये एम्ब्रियोनेटेड एग हैच कर जाते हैं बॉडी में,
जिसके कारण जो फीमेल होती है वो डायरेक्ट ले कर रही है। एग्जाम्पल में है माइक्रो, ये माइक्रोफाइलेरिया ले कर रहा है जो कि फर्स्ट स्टेज लार्वा कहलाएगा ना। जनरली एग होता है, एग इंजेस्ट होता है, फिर वो लार्वा निकलता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये ऐसा होता है, इसलिए इनको विविपेरस बोला जाता है कि ये एम्ब्रियोनेटेड एग हैच पहले ही कर चुका होगा और वो माइक्रोफाइलेरिया ही रिलीज करता है। तो ये कौन करेगा, तो ये फाइलेरियल वॉर्म्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसीलिए पता होगा कि जैसे एक डायरोफाइलेरिया इमिटिस है ना, हार्ट वर्म, तो वो माइक्रोफाइलेरिया, मतलब बाकी सब है कि फीकल में चेक कर लेंगे हम लोग, लेकिन ना ये ब्लड में मिल जाएगा डायरेक्ट ही माइक्रोफाइलेरिया, इसके डायग्नोसिस ब्लड से ही हो जाएगी। ठीक है। अब एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं टाइप होस्ट। क्या होता है, व्हाट इज टाइप होस्ट? तो ये ऐसा होस्ट है जिसमें पहली बार कोई पैरासाइट डिस्कवर हुआ, इन विच पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। मतलब ये मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, तब समझ में आ जाएगा। जैसे कि पैरागोनिमस वेस्टरमनाई है ना, पैरागोनिमस वेस्टरमनाई है, ये सबसे पहले फर्स्टली रिपोर्टेड हुआ टाइगर में। तो इसके लिए टाइगर हो गया टाइप होस्ट। अब शायद समझ में आ रहा होगा कि टाइप होस्ट क्या होता है। ये ऐसा होस्ट होता है जिसमें वो पैरासाइट सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ। कुछ टर्म्स और बचे हैं, जैसे कि पैराटेनिक होस्ट। पैराटेनिक होस्ट क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये बस एक ट्रांसपोर्ट होस्ट है। ट्रांसपोर्ट होस्ट, जिसमें पैरासाइट आएगा और जैसे चूहा में आया, चूहा ने खा लिया, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और चूहा को फिर बिल्ली ने खा लिया, और हो सकता है बिल्ली के लिए वो इन्फेक्टिव स्टेज हो, या उस एग को खाने के बाद बिल्ली में वो हैच कर जाए। तो इस टाइप के जो होस्ट होते हैं जिसको कोई इन्फेक्शन भी नहीं है और उसमें जो पैरासाइट है वो अपना कोई डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे, तो इस ये बस पैराटेनिक होस्ट है। मतलब बस याद रखना है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर अपने अंदर रख के। एग्जाम्पल रैट, रैट इज अ पैराटेनिक होस्ट फॉर एनकाइलोस्टोमा। इसी में नेक्स्ट की बात करते हैं, तो एक लास्ट है, वो है रिजर्वायर और एक है कैरियर। रिजर्वायर होस्ट क्या होता है कि जिसमें डिजीज तो नहीं होता है, बट वो रखा रहेगा। जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, ये रिजर्वायर होस्ट हैं ट्रिपैनोसोम के। ट्रिपैनोसोमा के रिजर्वायर होस्ट है, मतलब ये हार्बर करते हैं, रखे रहते हैं। कैरियर होस्ट में और रिजर्वायर में थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें भी कोई ऑब्वियस इलनेस तो नहीं होता है, बट ये स्प्रेड कर सकते हैं और ये स्प्रेड करते रहेंगे। सिम्टम कभी कभी हो सकता है वो बहुत ही माइल्ड हो, है ना। तो या इनको ऐसा बोल सकते हैं कि ये एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं, या ऐसे होस्ट हैं जिनमें कंप्लीटली एब्सेंट भी हो सकता है, या
माइल्ड सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो सकता है और ये स्प्रेड कर सकते हैं डिजीज को, है ना। ठीक है, जैसे कि जो कॉक्सीडिया है, इसके लिए जो एडल्ट बर्ड हैं, एडल्ट बर्ड्स हैं, यही इसके कैरियर हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक है, पर एडल्ट वाले कैरियर हो जाते हैं धीरे धीरे और फिर वो स्प्रेड करते रहते हैं। माइल्ड हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है। ठीक, अगला बात करते हैं होस्ट के टाइप की। ये जनरल पैरासिटोलॉजी थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। एक्चुअली पैरासिटोलॉजी में ही इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि ये थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर लगता है, बट क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। सबसे पहला बात करते हैं डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है। तो डेफिनेटिव होस्ट ऐसा होस्ट है जिसमें सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन हो या इसमें एडल्ट स्टेज रहता हो उस पैरासाइट का। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, ऐसा होस्ट जिसमें एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन हो या उसका लार्वल स्टेज रहता हो, है ना। तो लार्वल स्टेज इनमें मिलेगा, एडल्ट स्टेज इनमें मिलेगा, सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन एसेक्सुअल, ये याद रखना है। वेक्टर, वेक्टर जो है ये इनवर्टिब्रेट, उसमें भी आर्थ्रोपोड्स, है ना, इनको वेक्टर कहा गया है। ये वेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक मैकेनिकल होता है और एक बायोलॉजिकल होता है। मैकेनिकल और बायोलॉजिकल दो टाइप के वेक्टर होते हैं। मैकेनिकल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा उस पैरासाइट का, है ना। और बायोलॉजिकल ऐसा होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। एग्जाम्पल है मॉस्किटो। मॉस्किटो जो है एक बायोलॉजिकल वेक्टर है, किसके लिए, तो फाइलेरियल वॉर्म्स हो जाए या मलेरियल पैरासाइट हो जाए ना, इन दोनों के लिए। सिमिलरली मैकेनिकल वाले को याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट है कि जो टैबेनस फ्लाई है ये ट्रिपेनोसोमा को फैलाता है, बट ट्रिपेनोसोमा इसमें मल्टीप्लाई या डेवलप नहीं करती है ना। ये सिर्फ और सिर्फ उठाता है और यहाँ से वहाँ कैरी करता है। एक वर्ड है रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या है कि ये वर्टिब्रेट एनिमल है और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये दिस मे और मे नॉट बी नेचुरल होस्ट ऑफ द पैरासाइट। ये पैरासाइट का नेचुरल होस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस ये वर्टिब्रेट एनिमल होना चाहिए जिसमें कोई क्लिनिकल साइन नहीं मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हैं कि लेशमानिया डोनोवानी है, ये ह्यूमन में काला कालाजार करता है, लेकिन जो डॉग है ये डॉग इसका रिजर्वायर है। डॉग में कुछ नहीं करता है ना, कोई क्लिनिकल साइन नहीं है। ह्यूमन में ये कालाजार करता है, डिजीज है, डॉग में कुछ नहीं करता। डॉग के लिए डॉग इसका लेशमानिया का रिजर्वायर है। एक टर्म है फोरेसिस। फोरेसिस क्या होता है, फोरेसिस वर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ है ट्रैवलिंग
टुगेदर, साथ साथ घूमने को फोरेसिस बोल रहे हैं। जब पैरासाइट जनरल पैरासिटोलॉजी में आगे बढ़ते हैं तो इनका एक नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स होते हैं। बस नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, ये रूल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, बस इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। वो है स्टैंडर्डाइज्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल पैरासिटिक डिजीज, है ना। बस ये नाम याद होना चाहिए कि स्नोपार्ड कुछ होता है ना, जो कि नोमेनक्लेचर एनिमल पैरासिटिक डिजीज के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जो है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आता है, वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत तरीके का है। सबसे पहला है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल के एग्जांपल्स याद करना है, वो है स्ट्रोंगाइलोसिस, टॉक्सोकारा, एनकाइलोस्टोमा और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, है ना। ये सब जो है ये कॉन्जेनाइटली ट्रांसमिट होते हैं। इसको याद कर सकते हैं ऐसे STAT, है ना। स्ट्रोंगलाइसिस, टॉक्सोकारा, एनकाइलोस्टोमा, टॉक्सोप्लाज्मा। दूसरी बात करते हैं वेनेरल। वेनरल ट्रांसमिशन किस किस में मिलेगा, तो ये है, ये बहुत फेमस है, ट्रिपैनोसोमा इक्विपर्डम। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब और याद हो जाएगा। फिलहाल के लिए वेनरल ट्रांसमिशन होता है इसमें। और ट्राइकोमोनास, ये रिप्रोडक्टिव डिजीज भी करता है, तो इसको याद करना इजी है। थर्ड की बात करें, ट्रांस मेमरी। ट्रांस मेमरी भी इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली पूरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद होना ही चाहिए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहा है कि बताइए, अब इसमें आ जाएगा कि टॉक्सोकैरा है, लाइक, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं, चारों लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। ट्रांस मेमरी की बात करते हैं तो स्ट्रोंगलोइडिस, एनकाइलोस्टोमा, टॉक्सोकैरा, विटुलोरम, ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल में है टॉक्सोकारा कैनिस, है ना। और एक है ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन भी याद रखना है कि ऑटो इन्फेक्शन किस किस में देखा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऑटो इन्फेक्शन वाला पोर्शन तो याद रखना ही रखना है। इसमें है टीनिया सोलियम, ट्रिकनेला स्पाइरलिस, क्रिप्टोस्पुरिडियम, हाइमेनोलेपिस नाना, स्ट्रोंगाइलोइडिस और एंटेरो बायस वर्मी कुलेरिस, है ना।
इनको तो याद रखना ही रखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है कि टीनिया सोलियम, ट्रिकनेला स्पाइरलिस, क्रिप्टोस्पुरिडियम, हाइमेनोलेपिस नाना, स्ट्रोंगुलाइडिस, एंटेरोबायस। एक लास्ट मोड है, वो है वो है इनहेलेशन। इनहेलेशन से कौन स्प्रेड हो रहा है, तो ये है एंटेरोबायस वर्मी कुलेरिस, है ना। तो ये इनहेलेशन से भी स्प्रेड हो रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कि क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ टॉक्सो कह रहा है और वो फैलता है, तो पूछेंगे बताओ, ए ऑप्शन रहेगा ट्रांसप्लेसेंटल है, और ऑटो इन्फेक्शन है ना, इनहेलेशन है, या फिर ट्रांस मेमरी है, इस टाइप से रहेगा। फिर उसके बाद रहेगा बताओ ए ओनली है, ए एंड बी बोथ है, ए बी सी डी, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता चल गया हाँ टॉक्सोकेरा ट्रांसप्लेसेंटल है तो ट्रांसप्लेसेंटल में टिक कर दिए, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। अब आपको पूरा पता होना चाहिए और क्या क्या रूट है, ए बी सी ओनली, ए बी डी ओनली, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे जो पूरा नॉलेज को आपको टेस्ट कर लेगा। हाइपोबायोसिस, हाइपोबायोसिस की बात करें तो ये अरेस्टेड लार्वल डेवलपमेंट को बताता है, कि जब कोई लार्वा है अरेस्ट हो गया है ना, डेवलपमेंट चला गया है, ये बिल्कुल वो सिमिलर है जो कि नहीं लोअर इन्वर्टिब्रेट चले जाते हैं एस्टिवेशन में और इनमें, तो ये वैसा है। जब लार्वा डेवलपमेंट बंद हो जाए, जब फेवरेबल टेम्परेचर आएगा या फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो वो अपना डेवलपमेंट वापस शुरू करता है। तो ये हाइपोबायसिस एक टर्म था अलग से। एक और इम्पोर्टेंट जो रूट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाला, वो देख लेते हैं, वो है स्किन पेनिट्रेशन। सबको एक साथ ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक स्किन पेनिट्रेशन को भी देख लेते हैं। स्किन पेनिट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये है हुक वॉर्म्स, है ना। फिर आ गया एनकाइलो स्टोमा, है ना। तो और एक है, वो है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमियोसिस में भी स्किन पेनिट्रेशन है। अब इन सब के जो रिक्वायरमेंट होती है कि किसी का पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए या पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी होना चाहिए किसी भी पैरासाइट को वहाँ पे डेवलप होने के लिए, या इतना न्यूट्रिशन होना चाहिए उसके लिए, या इतना पीएच होना चाहिए, जो भी सर्वाइवल है या फंक्शनल एफिकेसी को बताने के लिए ना। अरे कुछ रिक्वायरमेंट तो होगा ना, कोई टेम्परेचर होगा, इतना टेम्परेचर होगा तो बेटर डेवलप करेगा, इतना ह्यूमिडिटी होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, पीएच होना चाहिए, है ना। पीएच मतलब सर्वाइवल के लिए, है ना, पीएच फॉर सर्वाइवल या एफिकेसी, इन सब के स्टडी को, ये सब जो मिला के जो स्टडी कर रहे हैं कि एक पैरासाइट के लिए क्या बेस्ट है, इसको बोलते हैं बायोनोमिस। तो बायोनोमिस कुछ नहीं है, इट इज अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, और वो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सबको स्टडी को बायोनोमिस बोलते हैं। ओके। अब एक और जनरल पैरासिटोलॉजी का इम्पोर्टेंट है, अभी तक ये वीडियो ठीक लग रहा हो तो ये वेट बॉडी चैनल है, इसको शेयर कर देना है। जो भी करंटली थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, या जो वेटनरी साइंस परस्यू कर रहे हो, जिनका एग्ज़ाम है, या अभी करंटली थर्ड में हो, फोर्थ में भी हो, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि हम वेटनरी साइंस ऑप्ट करें फ्यूचर में,
तो वो इससे करंटली नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स है ऑलरेडी तो कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो ऐड कर सकते हैं। होस्ट डैमेज की बात करते हैं। होस्ट डैमेज इंपॉर्टेंट है, सबको एक साथ लिख लेते हैं, जितने भी पैरासाइट है, कौन कोई कुछ डैमेज कर रहा है ना, कोई लिम्फ खा जाएगा, कोई एक्सुडेट खा जाएगा, कोई कुछ बना रहा है, तो इन सबको एक साथ लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा। जैसे कि एक है डाई फिलोबोथरियम लेटम। ये क्या करता है, ये पर्नीशियस एनीमिया कॉज करता है। अब ये पता होगा कि पर्नीशियस एनीमिया होता क्या है, तो ये विटामिन B12 की जब कमी हो जाती है ना, तो आरबीसी जो होता है मैच्योर नहीं हो पाता है, तो जो एनीमिया डेवलप होती है उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। मतलब ये B12 की कमी के कारण होता है, और ये B12 की कमी कराता है डाइफेलोबोथरियम लेटम, तो ये याद रखना है। ब्लड फीडर की बात कर लें कि ब्लड कौन कौन फीड करेगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ब्लड फीडर इंपॉर्टेंट है, वो है हिमोंकस। यूएस है ना, हिमोंकस है। इसके तो डेटा भी इम्पोर्टेंट है कि 0.05 से लेके 0.5 ml है ना पर डे और पर वर्म, है ना, ऐसा है। ठीक है। सिमिलरली हुकवर्म है, ये भी ब्लड फीडर है, तो ब्लड फीडर्स है ना। सिमिलरली लिम्फ फीडर है, ये ऐसा कुछ डायरेक्ट कहीं नहीं मिलता है ना, बुक्स में इनको छांटना पड़ेगा आपको कि कौन लिम्फ फीडर है नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ही मेमोराइज कर लेना बेटर होगा। तो लिम्फ को खाता है क्यूली कोइडिस, एक्सुडेट फीडर, ये है लंगवर्म, एक है कोलेंजियोसार्कोमा, कौन कर रहा है, तो ये है क्लोनोर्किस साइनेंसिस, है ना, ये क्लोनोर्किस साइनेंसिस कोलेंजियोसार्कोमा कर रहा है। ओ सॉरी, ये सार्कोमा नहीं है, एक सेकेंड, ये कार्सिनोमा है ना। तो कोलेंजियो कार्सिनोमा होता क्या है ये, कि जो बाइल डक्ट जो कैरी करता है ना, ये उसमें रहेगा और वहाँ पे ये कैंसर कॉज कर देता है। तो ये कैंसर कॉज कर देगा बाइल डक्ट में, जिसके कारण से ये क्लोनर्किस साइनेंसिस जो है ये कोलेंजियो कार्सिनोमा कॉज कर दे रहा है। ठीक है। अगली बात करते हैं कि एक होस्ट डैमेज में एक और है जो कि सिस्ट बना देता है, इसके सिस्ट को बोलते हैं हाइडेटिड सिस्ट। ये हाइडेटिड सिस्ट क्या होता है, ऐसा सिस्ट होता है, ये जब सिस्ट फूटेगा, है ना, तो ये जो कॉज करेगा ये है असली होस्ट डैमेज उस, और वो कॉज करेगा एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो ये पूछा जा सकता है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक कौन कर सकता है या कौन करता है, तो याद रखना है कि हाइडेटिड सिस्ट जो होता है ये एनाफाइलेक्टिक शॉक कॉज करता है। सिमिलरली एक है जो ब्लिस्टर बनाता है, तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन करेगा, उसको देख लेते हैं, वो है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ये ड्रैकनकुलस वही ओल्डेस्ट वर्म जो है जो ब्लिस्टर कॉज करता था,
जहाँ से निकलता है वहाँ पे एक ब्लिस्टर कॉज करता है, फिर उस ब्लिस्टर से वो बाहर आ जाता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे ब्लिस्टर कॉज कर देता है। एक है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का नाम है सर्केरियल डर्मेटाइटिस। ये वीडियो स्लो लग रहा होगा तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके इसका स्पीड बढ़ा के देखा जाएगा तो ये इजी हो जाएगा ना। ब्लिस्टर फॉर्मेशन में है ड्रैकनकुलस, मेडियनेंसिस, और सर्केरियल डर्मेटाइटिस की बात करें तो ये है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा का जो सर्केरिया है ये डर्मेटाइटिस कॉज करता है। जब सिस्टोसोमा पढ़ेंगे तब भी इस चीज़ को बात कर लेंगे। अब एक और डैमेज है वो है ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन कौन कौन से पैरासाइट होंगे जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे होंगे? तो ऑब्स्ट्रक्शन में ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है लिम्फेटिक में हो, तो लिम्फेटिक ट्रैक्ट में हो सकता है। तो ये तो याद ही होगा ऑलरेडी कि वुचरेरिया ब्रैन बैनक्रॉफ्टाई, वुचरेरिया करता है। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन अगर ये मेजेंट्रिक आर्टरी में हो तो ये मेजेंट्रिक आर्टरी में जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये करता है सिस्टोसोमा। और अगर ये रीनल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना तो वो कॉज करता है, दो हैं इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वो है डिक्टायो, आई नहीं आएगा, स्पेलिंग को देख लेना है, डिक्टियोफाइमा रिनेल, और एक है स्टिफेनरस डेंटेटस। ये जो है स्टिफेनरस डेंटेटस ये होता है पिग में, है ना, और डिक्टियोफाइमा रिलेन होता है डॉग में। तो ये याद रह जाएगा इजीली ही कि डी से डिक्टियोफाइमा है, डी से डॉग है, तो डॉग का ये है, तो दूसरा वाला जो होगा वो पिग में होता है। ठीक, तो ये याद रखना है कि कौन क्या क्या कर रहा है। यहाँ कोलेंजियोकार्सिनोमा है, ठीक है, क्लोनोफिसाइनेंसिस है, इनको याद रख लेना। अगला बढ़ते हैं, वो है एक टर्म है, इसको बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। कि एक वर्ड आता है कि प्री पेटेंट पीरियड क्या होता है, तो याद रखना है कि इनिशियल इन्फेक्शन से लेके जब इन्फेक्शन हुआ वहां से डे ऑफ फर्स्ट डिस्चार्ज ऑफ द एग्स या लार्वा या माइक्रोफाइलेरिया, जिस दिन से इन्फेक्शन हुआ उस दिन से जो लार्वा निकले या माइक्रोफाइलेरिया निकले या एग्स निकल जाए डिस्चार्ज में, कहीं भी फीकल में या कहीं भी, इस पूरे टाइम को बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। अब कुछ अलग हैं जिनको याद रखना जरूरी है, वो है कि कुछ ऐसे ब्रीड्स हैं जो रेसिस्टेंट हो चुके हैं अलग अलग पैरासाइट को लेके। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ब्रीड्स का नाम इधर लिख लेते हैं और इधर वो लिख लेंगे कि जो डिजीज के लिए ये रेसिस्टेंट हो गए हैं। तो एक एन डामा ये ब्रीड है कैटल का जो रेसिस्टेंट है ट्रिपेनोसोमा के लिए। यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जो गैरोल ब्रीड है ना, ये तो लगभग को याद ही होगा कि एंडामा ब्रीड होता है वो ट्रिपेनोसोमा, इसको याद हम लोग कर लेंगे अभी कि गैरोल ब्रीड जो है ये रेसिस्टेंट होता है फैसियोला के लिए। रेड मोसाई
ये भी याद कर लेंगे कि ये हिमोंकस कंटोटस, इसके लिए रेसिस्टेंट ब्रीड है ये। और बॉस इंडिकस, जो बॉस इंडिकस है ये रेसिस्टेंट है थिलेरिया के लिए। बस यही याद रखना है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कैटल है, ये तो जेबू कैटल जिसको बोलते हैं या अपना इंडियन है। ये जो गैरोल है इसमें अब स्पेलिंग हो सकता है कि इसका एल हो, एक ही एल हो, या है ना, या डबल एल है। ये जो रेड मसाई है इसका भी स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब MASSAI है या मसाई, या MAS, या देख लीजिए स्पेलिंग बस याद रख लेना है कि ये जो बस इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि स्पेलिंग क्या है, इम्पोर्टेंट है कि ये जो गैरोल ब्रीड है या रेड मसाई है ये शीप के ब्रीड है, और ये फेसियोला और हिमोंकस कॉन्टोटस के लिए रेसिस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एंडामा ये कैटल है और ये भी कैटल है ना, तो ये रेसिस्टेंट ब्रीड इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं जनरल पैरासिटोलॉजी में। कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी। ये हाइपर सेंसिटिविटी माइक्रोबायोलॉजी वाला नहीं है, ये पैरासिटोलॉजी के टर्म्स में है ना। तो इसमें टाइप 1 पता ही होगा कि टाइप 1 है जो IgE होता है, तो इसके एग्जांपल्स कोई बैक्टीरियल वगैरह नहीं बल्कि पैरासिटोलॉजी से होंगे। तो ये है सर्केरिया ऑफ सिस्टोसोमा। अभी जो सर्केरियल डर्मेटाइटिस की बात कर रहे थे वो यही करता है। दूसरा है, अभी एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात कर रहे थे कि हाइडाटिड सिस्ट है, हाइडाट ये हाइडासिस्ट अगर बर्स्ट हो जाए, है ना, हाइडाटिड सिस्ट अगर बर्स्ट हो जाए तो भी IG बहुत ज़्यादा रिलीज होगा और ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। सिमिलरली हुकवर्म है, जब हुकवर्म स्किन को पेनिट्रेट कर लेंगे, है ना, तो उस समय भी ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होगा। तो ये इसको एलर्जी भी बोलते हैं ना, IgE वाला टाइप 1। अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 जो होता है वो साइटोटॉक्सिक होता है, और इसमें IgG एंड IgM ये दोनों ही इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल्स है मलेरिया एंड बबेसिया। बबेसिया में याद होगा कि बबेसिया क्या करता है, हीमोग्लोबिनूरिया ये करता है। बबेसिया में देखा जाता है, रेड वाटर है ना, यूरिन। ठीक। टाइप 3 की बात करते हैं कि टाइप 3 ये इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिजीज है, मतलब ये एंटीबॉडी और एंटीजन ये मेडिएटेड होता है ना। ये देखा जाता है ट्रिपेनोसोमियासिस में। ट्रिपेनोसोमियासिस में, या जब मलेरिया होता है तो मलेरिया में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, वो भी एक एग्जाम्पल है। टाइप 3 का। टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी की बात, ये नाम इसका है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। और जो एक लार्वा है ट्रिकनेला, है ना, इसके अराउंड धीरे 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 ऐसे इन्फ्लामेशन होते 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 मसल्स के अंदर जब ये लार्वा रहेगा तो
ये वाली जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये टाइप 4 की होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा इन्फ्लामेशन अराउंड ट्रिकनेला लार्वा इन मसल, ये याद रखना है ना। अब एक और फिनोमिना है जो अभी बवेसिया का नाम आया ना, तो इसलिए उसको भी इसी में पढ़ लेते हैं। बाद में वैसे ही जब बवेसिया पढ़ेंगे प्रोटोजोलॉजी में तब आएगा, भी जनरल के साथ ही इसको पढ़ लेते हैं एक बार और, कि ये एक टर्म है इनवर्स एज रेसिस्टेंस। ये क्या होता है कि वैसे जनरली जो डिजीज होते हैं उसमें बच्चे ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, तो बच्चों को डिजीज हो जाएगी तो वो नहीं बच पाएंगे। लेकिन ये ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें यंग वंस जो होंगे वही मोर रेसिस्टेंट होंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि इनवर्स है ना, कुछ एज रेसिस्टेंस में इनवर्स है। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है बबेसिया और एग्जाम्पल है एना प्लाज्मा। तो बवेसिया और एनाप्लाज्मा में देखा जा रहा है कि जो कैटल हैं जो ज़्यादा एज के हो गए हैं वही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। एक नेक्स्ट टर्म है, इसको बोलते हैं स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी। ये स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी क्या होता है कि ये कंप्लीट इम्यूनिटी है। कंप्लीट इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि ये लाइफ लॉन्ग होता है। एक बार डिजीज हो गई तो ऐसा लाइफ लॉन्ग हो जाएगा कि वापस कभी नहीं आएगा। ये कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट, यहाँ पे कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगा पैरासाइट का, है ना। एग्जाम्पल याद रखना है कि थिलेरिया पारवा, थिलेरिया पारवा जो होता है कैटल में, है ना, ये स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ना। एक बार हो गया फिर कभी दोबारा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। थिलेरिया, ठीक है। पेरी पार्चुरियंट या स्प्रिंग राइस, या इसको पोस्ट पार्चुरियंट राइस भी बोला जाता है। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही पार्चुरेशन हो रहा है ना, तो इस चक्कर में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल राइज हो जाता है। अब इस प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है कि प्रोलैक्टिन का यहाँ रिलेशन है। जैसे ही प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है वैसे ही इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ नेमाटोड्स एग इन feces due to change in prolactin level। अगला टर्म है एक, जहाँ से क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं, और ये जनरल पैरासिटोलॉजी अभी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थस को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म है इसका है इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस। इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस होता क्या है, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हम यूज़ करते हैं वैक्सीन्स का,
या हम डायरेक्ट एंटीबॉडी, ऐसा कुछ अगर पैरासाइट्स के अगेंस्ट हम लोग यूज़ कर लें, है ना, वैक्सीन्स बना लें। ये वैक्सीन जनरली पैरासाइट्स के अगेंस्ट वैसे बहुत कम है, बनते नहीं है ना, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है कि बहुत सारे वैक्सीन बना लिए, बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप पढ़िएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी, और है ना। तो या तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दे दें या वैक्सीन बना लें, इसको बोलते हैं इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस। मार्केट में कुछ अवेलेबल हैं तो उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे नंबर 1 है डिक्टॉल। ये डिक्टॉल क्या है? ये एक्सरे रेडिएटेड, एक्सरे क्या बोलते हैं इसको, एक्सरे इरेडिएटेड लार्वा है ना। किसका लार्वा है ये? तो नाम से ही पता चल रहा होगा थोड़ा सा, अगर पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं पता भी चल सकता है। डिक्टियोकॉलस, इसका ये पहले से प्रीफॉर्म प्रिपरेशन आता है। डिक्टोल नाम से भी आता है, कहीं कहीं ये डाइफिल नाम से भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। अब इस लार्वा में होता क्या है तो वो देख लेते हैं कि ये 2 डोज पड़ता है, और जो L3 लार्वा होता है, ये L3 लार्वा को ही एक्सरे से मार दिया गया है, और ये जो 2 डोज होगा ये 1 मंथ के गैप पे लगता है ना। और जो डोज होगा उसमें L3 लार्वा के 1000, 10,000 हो गए क्या, हाँ, 1000 इरेडिएटेड लार्वा ये होता है एक डोज में। तो ये 2 डोज होता है, नाम है डिक्टॉल। दूसरा है पायरोडॉग। ये बबेसिया कैनिस के लिए है ना, कैनाइन बबेसियोसिस। ये इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस है पायरोडॉग। ये है, एक है और कॉकीवैक, है ना। ये जो 8 आइमेरिया के स्पीसीज हैं, 8 आइमेरिया स्पीसीज ऑफ चिकन, उन सब के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अगला है टिक गार्ड। ये टिक गार्ड किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा? तो ये अगेंस्ट बोफिलस माइक्रोप्लस। और ये है क्या टिक गार्ड में? तो ये जो वैक्सीन है ये बोफिलस माइक्रोप्लस के BM86 का रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है ये, है ना। तो ऐसा याद रख लेना है कि ये रिकॉम्बिनेंट BM86 वैक्सीन है, ठीक। नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, बस नाम याद रखना है कि टिक गार्ड है, माइक्रोप्लस कॉकीवैक है आइमेरिया के लिए, पायरोडॉग है कैनाइन बबेसियोसिस के लिए, और डिक्टोल है, ये नाम से भी पता चल रहा होगा, डिक्टियोकॉलस के लिए। हस्क एंड हूफ डिजीज करता है, हस्क एंड हूफ, तो वो सब तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए बस इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस को एक बार हमने सबको एक जगह लिख लिया है। कुछ और हैं उसको भी देख लेते हैं। एक है टॉक्सोवैक। ये टॉक्सोवैक है, ये टॉक्सो प्लाज्मा गोंडाई जो है इसके अगेंस्ट काम करता है ना। तो ये होता क्या है, तो टेकिजोइट ऑफ S48 स्ट्रेन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, और वो भी शीप से, है ना, लिया गया है और उससे ये बनाया गया है। और बस नाम लिख लेते हैं कुछ का, बोविलिस नियोगार्ड,
ये नियोस्पोरा कैनाइनम, इसमें भी वही है, कील्ड टैकिजोइड्स होते हैं इसमें भी, है ना। ठीक है, एक है फेसियोला। फेसियोला का वैक्सीन है, ये रिकॉम्बिनेंट फ्लूक है। अ, ये जो वैक्सीन है ये रिकॉम्बिनेंट फ्लूक कैथेप्सिन एल प्रोटीनेज, ये इस टाइप का वैक्सीन है फेसियोला का। ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये याद होना चाहिए कि टॉक्सोवैक क्या है, टिकगार्ड, कॉकीवैक और डिक्टोल तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये 4-5 है, याद कर लेना है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग इसको पढ़ेंगे, प्लेटी हेलमिंथिस को। तो ये जनरल पैरासिटोलॉजी हमने ऊपर ऊपर काफ़ी हद तक देख लिया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी था वो मैंने साथ साथ बता दिया है। अब इसके साथ क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो ठीक है, नहीं है तो इसी के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही फॉर्म को फिल करते हैं तो आपके पास ये कुछ पीडीएफ्स हैं, और ये जो मैं लिख रहा हूँ है ना, ये इसका खुद का, ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये राइटिंग समझ में आ रही है मेरे बोलने के साथ साथ, तो मैं ये भी एज ए पीडीएफ फॉर्म डायरेक्ट भी शेयर कर सकता हूँ, है ना। तो ये जो पीडीएफ है नोट्स का, ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको बस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करना है, और जो फॉर्म आएगा उसको फिल कर दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।